आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि स्वास्थ्य के अधिकार की भी बात करना चाहता हूँ और स्वास्थ्य की भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखते हैं आप कि अगर बच्चा बीमार हो जाए तो स्कूल नहीं जा पाता है ना, और स्कूल नहीं जा पाएगा तो पढ़ाई नहीं होगी। तो कई बार मतलब हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है उसके पढ़ाई के लिए। और जैसे किसी को मैंने देखा है कई मामले ऐसे आए जहाँ बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम थी या जैसे पैदा हुआ तो उसमें छेद था हार्ट में, तो वो बच्चा, अभी एक केस मेरे पास आया था, वो 15 साल का हो गया है क्योंकि माता पिता उसका इलाज करा नहीं पाए, पैसे नहीं थे उनके पास या जानकारी का अभाव था। आज वो 15 साल का हो गया, स्कूल ही नहीं गया और ना ही उसका जो हार्ट में छेद था वो उसका कोई इलाज हुआ। तो वो मेरे पास आया तो पहले तो मैंने उनके माता पिता को भी काफ़ी हड़काया कि यार तुम कैसे मतलब लोग हो, 15 साल बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजा आपने। और फिर उसको मैंने किसी निजी अस्पताल में भेज दिया मुफ्त इलाज के। तो उसके बाद मुझे पता नहीं लगा लेकिन उसका इलाज हो रहा होगा जो मैंने भेजा था। तो मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें जानकारी देना चाहता हूँ स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये छोटे बच्चों की बात नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। अभी मैं अनन्या से बात कर रहा था गाड़ी में, तो मैं पूछ रहा था अनन्या ये बताओ आदमी लोगों को ज़्यादा बीमारी होती है या महिलाओं को ज़्यादा बीमारी होती है? तो अनन्या बोली कि नहीं, महिलाओं को ज़्यादा बीमारियाँ होती है। तो और महिला अगर बीमार हो गई तो समझो घर ही बीमार हो गया पूरा, है ना। वैसे तो आदमी बीमार है तब भी घर बीमार हो जाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और अभी ये है कि जैसे शिक्षा का अधिकार हमारा संविधान में है, वैसे स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं जो ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है ये देखना कि उसकी ज़िंदगी बनी रहे। और ज़िंदगी बनी रहने का मतलब ये होता है कि अगर वो बीमार है तो उसको इलाज मिले। तो अभी एक बात इसमें ये है कि दिल्ली के अंदर आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पता है कि कम से कम 61 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े बड़े, जो सरकारी ज़मीन के ऊपर है और उनकी जिम्मेदारी है कि 10% जो बिस्तर है वो गरीब लोगों को देंगे इलाज के लिए और 25% जो है वो OPD के अंदर इलाज करते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? दिल्ली के अंदर ऐसे अस्पताल है, पता है किसी को? बताओ। अगर आपको पता ही नहीं है तो उसका क्या फायदा उठाओगे? भारत सरकार ने बहुत सारे हॉस्पिटलों को 2-2 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन दिए दिल्ली में, और वो आज की तारीख में दिल्ली में 61 हॉस्पिटल है, जिसमें बत्रा हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो भी आता है। वैसे अपोलो में ज़्यादा है, उसकी कहानी दूसरी है, उसको मैं भी नहीं आपको बता रहा। तो लेकिन जो ये हॉस्पिटल है 61, उसमें कम से कम 10% OPD IPD और 25% OPD फ्री, ऑल फ्री। आप हैरान होंगे कि उसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा किसी तरीके का भी। और वहाँ पर नहीं, कोई बात नहीं, सही है, सही है, हाँ सही बात। तो उसके अंदर क्या है कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से व्यक्ति आ सकता है, लेकिन कौन व्यक्ति आ सकता है? जिसकी फैमिली की इनकम, जिसके परिवार की इनकम, जो दिल्ली में अनस्किल्ड का मिनिमम वेज है। अनस्किल्ड का मिनिमम वेज कितना है पता है? बताओ, किसी को पता है? दिल्ली में मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जो दिल्ली सरकार ने निर्धारित किया है मिनिमम वेज एक अनस्किल्ड वर्कर का कितना है बताओ? अच्छा, अब तो ज्यादा पड़ गया। हाँ बताओ, किसी को पता है? अब बताओ क्या लड़ाई लड़ोगे? अगर आपको अपने मिनिमम अधिकारों की भी खबर नहीं है तो क्या लड़ोगे? आज की तारीख में अनस्किल्ड वर्कर जो सिर्फ मजदूरी सी करता है, हेल्पर वगैरह, उसकी 15,908 रुपये प्रति माह उसको मिनिमम वेज मिलना चाहिए। अभी हुई है फरवरी से हुई है, फरवरी से। तो उससे पहले भी 15,000 कुछ था। तो ये उसका, तो जिस परिवार का इनकम हर महीने इससे कम है अगर, तो वो सारे परिवार हिंदुस्तान में कहीं के भी हो, वो सब एलिजिबल हैं
अपने इलाज के लिए। वो अलग बात है कि क्योंकि सीमित बिस्तर है, सीमित ओपीडी है, तो अगर उससे ज़्यादा चला जाएगा तो वो मना कर सकता है, लेकिन उतना तो देगा वो है। और उसमें पूरी तरीके से, पूरी ओपीडी में भी, आईपीडी में भी पूरी तरीके से मुफ्त इलाज होगा। तो ये 61 हॉस्पिटल है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और इसमें अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो भी प्रूफ है, अगर आपके पास राशन कार्ड है जिसमें महिला का फोटो लगा होता है तो भी प्रूफ है, और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो भी प्रूफ है। और अगर कोई भी प्रूफ नहीं है तब भी आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, और आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मेरे परिवार की इनकम जो है वो इससे कम है, तो हॉस्पिटल को इलाज देना चाहिए। और इसमें किसी भी तरीके का इलाज, कैंसर हो, हार्ट पेशेंट हो, ट्यूमर हो, कोई भी सब तरीके के इलाज जो वो हॉस्पिटल दूसरे लोगों को देता है पैसे देकर, वो आप सब लोगों को मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये 2002 के बाद ये हम लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई करी। ये अनिल जी शायद भूल गए आपको बताना कि वो लड़ाई, ये लड़ाई भी हमने लड़कर जो है हिंदुस्तान के लोगों को ये अधिकार दिलाया। और 2002 से शुरू हुआ था ये। पहले तो एक अस्पतालों को ढूंढना पड़ा, क्योंकि ज़मीन देने वाले तो भूल गए देके, और ज़मीन लेने वालों को पता था हमने कभी कुछ करना नहीं है, लेकिन हमने उनके पीछे पड़कर और कोर्ट से ऑर्डर ले लेके हमने इस नतीजे में बोले कि आज 61 हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, मूलचंद हॉस्पिटल भी है उसके अंदर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों का अधिकार है। दूसरा ये कि वैसे भी अगर कोई बीमार होता है, सरकारी अस्पताल जो है वो उसको मना नहीं कर सकता। कई बार सरकारी अस्पताल मना करता है तो वो भी आप जो है लड़ सकते हैं उसके लिए। और तीसरी बात ये है कि ESI कितने लोगों पे लगता है यहाँ पे, किसके पास है ESI? ये जो ESI लग रहा है ना आज, और अगर हम कानून में देखें कि लगना चाहिए, तो ये 1/4 भी नहीं है लोग जिनके ऊपर ESI लगता है। और ESI की मैं आप लोगों को सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ESI बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। सरकार कई बार आके ये बोलती है कि क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये राज्य का विषय है, इसलिए सरकार जो केंद्रीय सरकार है उस पर कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ रुपया इस पर दें। लेकिन ESI के केस में, क्योंकि ESI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसमें हर मजदूर अपने पास से पैसे देता है, उनको मालिक भी देता है ना, कंट्रीब्यूशन। ऐसे केसेस के अंदर आपको मैं बताऊं, हमने ऐसे केस के ऑर्डर लिए हैं हाई कोर्ट से, जहां एक साल में, मैडम एक मिनट चुप रहो, तो एक पेशेंट के ऊपर एक साल में ESI 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। सोच सकते हो कभी 1 करोड़ रुपया। और ऐसे हिंदुस्तान में कम से कम 14-15 बच्चे हैं, 14-15 बच्चे हैं जिनको रेयर डिजीज की बीमारी है। रेयर डिजीज के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपया हर महीने की दवाई लगती है, फॉरेन कंट्री से आती है। तो कम से कम 15-20 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने हाई कोर्ट से ESI के खिलाफ ऑर्डर दिला रखे हैं, और वो पिछले कम से कम 4-5 साल से लगातार ESI जो है उनका इलाज कर रहा है। तो आप इससे ये समझ लो कि अगर आप ESI से कवर्ड हैं, ESI में आते हैं आप, तो आपके इलाज के लिए कितना भी ज़्यादा खर्चा हो, कितना भी, वो सब ESI को करना पड़ेगा, जो और किसी व्यवस्था में हमारे देश में तो नहीं दिखता मुझे। तो ESI बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेरा समझ ये भी है कि देश में हेल्थ और एजुकेशन एट ऑल लेवल टू ऑल पीपल, सब लोगों को मुफ्त मिलना चाहिए, क्वालिटी का मिलना चाहिए, पैसे नहीं लगने चाहिए किसी चीज़ के लिए। अभी कोरोना में क्या हुआ है, क्या हालत हुई है लोगों की, बद से बदतर हो गई लोगों की हालत। अगर हमारा जो सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम ठीक होता तो ये परेशानियां उठानी पड़ती। क्या हमारा सरकारी स्कूल सिस्टम ठीक होता, एजुकेशन का सिस्टम ठीक होता, तो ये परेशानी उठानी पड़ती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यूबा एक कंट्री है। कितने लोग जानते हैं क्यूबा एक कंट्री है? छोटा सा कंट्री है, 160 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है वहाँ पर, और वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सब लोगों को
सब लेवल पर टोटली फ्री और क्वालिटी। आज उस ट्यूबा के अंदर बाहर से लोग जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए क्वालिटी की वजह से। और आपको पता है कोविड के अंदर, कोविड के टाइम जब कोई देश किसी डॉक्टर को कहीं भेजने को तैयार नहीं था, उस वक्त कोविड वहाँ क्यूबा की जो डॉक्टर्स की टीम थी वो खुद अमेरिका और दूसरी कई कंट्रीज में गई मदद करने के लिए। तो आप समझ लो कि एक छोटा कंट्री इतना बढ़िया काम कर सकता है और हमारा इतना बड़ा देश ये हर वक्त ही हाथ खड़े करके रखता है या एक दूसरे को गाली गलौज करता रहता है या फालतू की बातें करता रहता है। जो जनता की बुनियादी चीजें हैं उस पर कोई ध्यान नहीं होता। इसीलिए धीरे धीरे हालत, जबकि अवेयरनेस लोगों में समझ बढ़ रही है, समझ ज़्यादा हो रही है, लेकिन हालात तो खराब हो रहे हैं। तो हमें सब लोगों को मिलके मतलब खासकर शिक्षा और ये स्वास्थ्य के मामले में हम सब लोगों को है, और कोई पड़ोसी भी हो, कोई गांव का भी कोई हो, बताओ, कोशिश करेंगे उसको यहाँ दिल्ली में है, क्योंकि जिसको भी हम बचा सकते हैं। और घर में हमने देखा है एक आदमी बीमार होता है सारा घर रुल जाता है, पढ़ते हुए बच्चे घर स्कूल छोड़ देते हैं, काम पे चले जाते हैं। कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन रोज सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा होता है। नहीं होता मैडम? तो इसलिए, और अगर आप लोगों को हम लोग फिर जब अपना दूसरा काम शुरू करेंगे उससे पहले अगर कोई आदमी कुछ भी जो मैंने कुछ कहा है कोई सवाल मेरे से करना चाहता है तो हाँ, यस, वेरी गुड। और महिला है सबसे पहले सवाल मुझे गाड़ी अंदर नहीं डालेगा एडमिशन की, मैं बच्चे का एडमिशन कैसे कराऊं? मेरी बच्ची 12 साल की है, मैं सालापुर खेड़ा से हूँ। मैं बार बार स्कूल दौड़ती हूँ, मुझे तो फॉर्म भी नहीं मिला। फिर मैं कैसे भी जुगाड़ करके जो दूसरी बच्ची का एडमिशन हुआ उसका फॉर्म लेके मैंने फोटो कॉपी करा के फॉर्म भी भरा, मेरा फॉर्म भी जमा हुआ, टीसी मांगते हैं। और प्राइवेट स्कूल में मेरा 40,000 फीस हो गया, 2 बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं अपनी लड़की का रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म जमा कर रही हूँ और रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, पर मैं फॉर्म जमा करने जाऊँगी तो टीसी मांगेंगे, तो फिर मैं कैसे करूँ? टीसी नहीं देने की जरूरत होगी, मना करेगा तो हम बैठे हम करेंगे। हाँ, नहीं, टीसी मैं आपका नंबर तो ऐड कर ली, पर मैं आपने अपना नाम बताया, मैं वो भी भूल गई कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम अशोक अग्रवाल है। मैं लगातार सालापुर से 1.5 महीने से दौड़ रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगी, मेरे बच्चे औकात एक कार्ड दे दो, ये बाकी में लोगों को बदल मत करना, ये महिला को दे दो, एक खासकर पीछे जो महिला। तो ठीक है, आपकी बात सुन ली। और कोई बोले सर, कोई और भी दे देंगे, मेरे बच्चे अकेला पढ़ा। बैठे रहो, हाँ प्लीज बैठ जाओ।